हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें नाभिकीय भौतिकी के हमने MCQ पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज पार्ट 2 शुरू करेंगे। कहाँ 42 क्वेश्चन पढ़ लिए थे हमने, आज 43वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, 42 पढ़ लिया था ना, 43 से शुरू करेंगे। चलो, तो हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन, नियंत्रित या अनियंत्रित हाइड्रोजन बम है, ध्यान रखना। नियंत्रित संलयन नहीं, अनियंत्रित संलयन पर काम करता है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अनियंत्रित पर करता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया था किसने? तो ये किया था एडवर्ड टेलर द्वारा। एडवर्ड टेलर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम के जनक माने जाते हैं, यानी फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम परीक्षण प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीप में किया गया था। ठीक है, मार्शल द्वीप में। इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो एडवर्ड टेलर ने। समृद्ध यूरेनियम होता है, क्या होता है भैया? प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का कृत्रिम यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से पाया जाता है, ये होता है। ठीक है, समृद्ध यूरेनियम। देखो, समृद्ध या एनरिच यूरेनियम एक प्रकार का यूरेनियम है जिसमें समस्थानिकों को विलग करने की प्रक्रिया यानी आइसोटोप सेपरेशन के द्वारा यूरेनियम 235 का प्रतिशत संगठन कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, सीसा होता है, लेड होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है? लेड होता है, लेड। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 को क्षय होने में कितना लगेगा? तो भाई देखो, 4 महीने में आधा हो गया, फिर उसका आधा होगा तो 3/4 चला जाएगा ना, तो उस 8 महीने लगेंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा देख लेते हैं? 8 महीने में हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन होगा। देखो, है ना, 1 - 3/4 = 1/4 होता है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 महीने में हो जाएगा। देखो, आधा हो रहा है कितने? 4 महीने में, और उसका भी आधा, मतलब आधे का भी आधा होगा तो क्या हो गया? 3/4 चला गया ना, तो 8 महीने में हो गया। अर्धायु 5 वर्ष की होती है, तो 20 वर्ष बाद विघटन पदार्थ को अंश बच जाएगा, अंश बच जाएगा। देखो कितना बचेगा, देखो 5 वर्ष में आधा, और फिर उसका भी आधा 10 वर्ष में, कितना हो गया? तो 1/4 हो गया, मतलब 3/4 चला गया, 1/4 रह गया। फिर उसका भी आधा, फिर मतलब 4 का आधा कर दो, 1/8 रह गया। और फिर 15 साल हो गई, और 20 साल में क्या होगा? 1/2 फिर हो जाएगा उसका। तो 1/8 का फिर आधा करो तो 1/16, तो यानी 1/16 रह जाएगा, 1/16 रह जाएगा 20 साल बाद। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, इसका निकालने का तरीका ये है, 20 × 5 ये होता है, ये तरीका है। 4 × T, ये हाफ हो जाता है, और ये 1/4 की पावर, जितना मतलब चार चार बार बांट रहे हैं ना, उतनी पावर रख दो, 1/16। चलो, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि यह पदार्थ पूर्ण विघटित 20 दिनों में नहीं हो जाएगा। यह पदार्थ पूर्ण विघटित 40 दिनों में नहीं, 3/4 भाग 20 दिनों में विघटित हो जाएगा। सी ऑप्शन। ठीक है, बताया हमने। देखो, आधा, फिर अगला, फिर उसका आधा होगा तो 1/4 हो जाएगा। तो कितना हुआ भाई? पहली पहली में आधा था, और अगले अगले इतने दिनों में फिर आधे का आधा हुआ तो 1/4 और हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 3/4 नहीं हो जाएगा? वही तो पहला क्वेश्चन, वही तो निकाले थे हम। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? कौन सा नहीं है? जर्कोनियम नहीं है। जर्कोनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 40 है, एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। देखो, ऐसे पदार्थ जिनका परमाणु क्रमांक 80 होता है, 80 या उससे अधिक होता है, रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। जैसे स्टेटाइन, परमाणु क्रमांक 85, फ्रेंसियम, परमाणु क्रमांक 87 रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि ट्रिटियम या ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। निम्नलिखित में कौन यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235 इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है बिजली उत्पादन में। आणविक भट्टी जो होती है उनमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग लाती है? तो यूरेनियम सब जानते हैं, तो यूरेनियम 235। भारत में थोरियम के उपयोग का भी प्रयास चल रहा है। अभी यूरेनियम यानी परिष्कृत यूरेनियम है ना, एनरिच यूरेनियम 235 और 238, दोनों यूरेनियम 235 और 38 का यूज होता है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये सभी करता है। देखो, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों को उत्सर्जित करता है, सभी को उत्सर्जित करता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा?
रिएक्टर काम करना बंद करे, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, सीमा से बाहर चली जाएगी, मतलब नियंत्रण में नहीं रहेगी, नियंत्रित हो जाएगी। यदि नाभिकीय रिएक्टरों में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी, उससे उत्पन्न ऊर्जा की विपुल मात्रा विध्वंस मचा देगी, विध्वंस का कारण बन जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो तारापुर था। देखो इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर मुंबई में स्थापित किया गया। कब? 1969 में। इसकी मूल क्षमता कितनी थी? 320 के दो, मतलब 320 थी, 160 मेगावाट के दो प्लांट थे। और बाद में क्या है, 540, 2005 और 6 में 540 की दो इकाइयों ने और काम करना शुरू कर दिया। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ था? तारापुर परमाणु केंद्र। यदि भारत में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर, अब इम्पोर्टेंट है, देखो भारत में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ लगे? 1956 में अप्सरा और साइरस 1960 में। ये स्थापना ट्राम्बे बार्क में हुई थी, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें हुई थी सबसे पहले 1956 में अप्सरा की। लेकिन तथापि अनुसंधान रिएक्टर ही थे, केवल क्या थे? अगर अनुसंधान या रिएक्टर की बात करें तो अप्सरा, लेकिन परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो तारापुर 1969 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार्क के वर्तमान निदेशक कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइम की, लेकिन अब याद रख लो 12 मार्च 2019 से अभी तक हैं कौन? बार्क के निदेशक कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती अभी हैं। ध्रुव, पूर्णिमा और सारस क्या हैं? क्या है? ये प्रसिद्ध शोध रिएक्टर हैं। ध्रुव रिएक्टर की डिजाइन स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। इस संयंत्र को औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट 60, क्रोमियम क्रोमियम 51, आयोडीन 131 समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है। साइरस नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना कनाडा के सहयोग से वर्ष 1960 में की गई और 31 दिसंबर 2010 को स्थायी रूप से इसको बंद कर दिया। साइरस बंद हो गया अभी, ठीक है। उसके बाद पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का पहला और एकमात्र रिएक्टर था। कौन सा? कौन सा था? पूर्णिमा। इंपोर्टेंट है, थोरियम का चक्र का अध्ययन करने वाला। अच्छा जी, जिसके 3 संस्करण कौन? पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2 और पूर्णिमा 3 का विकास किया गया। तीनों ही रिएक्टर 73, 86 और 91 में सेवा मुक्त कर दिए गए। पूर्णिमा मतलब थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला पहला, इंपोर्टेंट है इसलिए। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो कौन सा? यूरेनियम 238, 235 और 238। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम में 235 की मात्रा केवल 0.711% होती है। शेष 90 इतना परसेंट 99.284 यूरेनियम 238 होता है। कुछ रिएक्टरों में साधारण यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग लाया जाता है, परंतु अनेक रिएक्टरों में समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग होता है। ठीक। कल्पक्कम प्रसिद्ध है किस लिए? परमाणु शक्ति के लिए, परमाणु शक्ति संयंत्र है ना। कल्पक्कम तमिलनाडु में 1971 में चेन्नई के निकट है ये। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, IGCAR, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का मुख्य कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इंपोर्टेंट है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ओके के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। ठीक है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में, वही चेन्नई के पास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताना है आपको। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पक्कम सही है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ये भी सही है। ठीक है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई नहीं है भैया, कहाँ है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में, बिल्कुल सही है। सी वाला गलत है, क्यों? कहाँ है ये? हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में स्थित है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। संगठनों पर आपको विचार करना है भैया। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरुजल बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये सभी जो है ना, चारों के चारों ही परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। सभी संस्थान परमाणु ऊर्जा संस्थान के अंतर्गत काम करते हैं। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय हैदराबाद में, गुरुजल बोर्ड मुंबई में, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन जादूगढ़ में स्थित है। ठीक है। भारत में भारी जल बनाया जाता है, भारी जल कब बनाया जाता है? तो कहाँ भैया? ये ट्राम्बे में, मुंबई ट्राम्बे में। भारत में भारी जल ट्राम्बे मुंबई में बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है। भारी जल बोर्ड के द्वारा, हैवी वाटर बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है।
भारी जल बोर्ड के 7 जगह बनाए जाते हैं। कहाँ? भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करते हैं। 7 हैं। कौन कौन से? एक तो बड़ौदा में, दूसरा हजीरा, कोटा, मनुगुर, तालचेर, मनुगुर ये गुजरात में है, तालचेर, थाल और तूतीकोरन। ठीक है, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु, तालचेर, थाल और तूतीकोरन, यहाँ पे भारी जल बनाए जाते हैं। ठीक है, 7 जगह। अच्छा, आपको परमाणु शक्ति केंद्र और कहाँ स्थित है वो बताना है, मिलाना है। तो देखो, कलपक्कम तमिलनाडु हो गया 3, नरोडा उत्तर प्रदेश 1 हो गया, काकरपारा गुजरात में हो गया, क्या 2 हो गया, 3 1 2, और ट्राम्बे महाराष्ट्र 4, 3 1 2 4। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। चलो अगला देखो, कौन से सुमेलित नहीं है बताना। राजस्थान परमाणु संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, पहला ही गलत हो गया। कहाँ है ये? कोटा में है ये, कोटा में। ठीक है, कोटा। नरोरा उत्तर प्रदेश सही है। मद्रास परमाणु कलपक्कम में हो गया भैया। कैगा कर्नाटक में। ठीक है, तो ये कहाँ है? रावत भाटा कोटा में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं कहाँ? नरोरा में है और कलपक्कम में है। बस नरोरा कलपक्कम में है ना, 1 और 3, बी ऑप्शन। बाकी घाटशिला और नंगल में नहीं, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। बुलंदशहर जिले में स्थित नरोरा में परमाणु विद्युत गृह के अंतर्गत दाबित भारी जल रिएक्टर 220 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयाँ स्थित हैं। ठीक है, विद्युत गृह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश को बिजली प्राप्त होती है। कलपक्कम चेन्नई में भी स्थित है। 2000 यहाँ भी सेम है, 220 के 2 इकाइयाँ हैं। संपूर्ण डिजाइन अभियंताओं विशेषज्ञों तैयार किया गई हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र मतलब 4 भूकंपीय पेटी में आता है? 4 भूकंपीय पेटी में आ रहा है। ठीक है, कौन सा है देख लेते हैं। तो ये भैया नरोरा है, अपना उत्तर प्रदेश वाला है। और कलपक्कम आता है सेकंड में, नरोरा आता है 4 में, कलपक्कम आता है 2 में, तारापुर 3 में आता है। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ कौन सा? उस टाइम पे हुआ था 2000 में, कौन सा? कैगा हुआ था। बस इतना याद रख लो, है ना, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। अगला देखो, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगा रहा है? तो 6 इकाइयाँ लगा रहा है भैया। कितने? 6। तमिलनाडु कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयाँ रूस द्वारा लगाई जा रही हैं। 2014 को कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की 1000 मेगावाट क्षमता वाली पहली इकाई, 1000 मेगावाट इकाई का व्यावसायिक प्रारंभ हो गया, और 1000 मेगावाट की दूसरी इकाई का परिचालन 2017 में प्रारंभ हो गया। तो 2 चल चुकी हैं। ठीक है, कलपक्कम के फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो वही है प्लूटोनियम। फास्ट बीडर रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ उत्पादित विखंडनीय पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR का संचालन हो चुका है। इसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पादन हो रहा है, मतलब प्लूटोनियम से यूरेनियम बनाई जा रही है। कलपक्कम फास्ट बीडर रिएक्टर के विषय में आपको क्या सत्य है बताना है। इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, नहीं, गलत है। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल राइट है, 2 सही है। और भैया इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की, ये भी सही है ना। तो 2 और 3, सी ऑप्शन सही है। अगला देखो, कलपक्कम के फास्ट बीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग होता है? तो इसमें भारी जल नहीं, हल्का जल हो रहा है। इसमें द्रवित सोडियम है ना। कलपक्कम में 1985 से फास्ट बीडर टेस्ट FBTR का परिचालन किया जा रहा है। रिएक्टरों में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में, द्रवित सोडियम और गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, कूलेंट। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? भारी जल न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, मंदक की तरह काम करता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है ना, D2O। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में जिनमें यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, में भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका कार्य श्रृंखला अभिक्रिया में निम्नलिखित गति वाले न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है, ताकि श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। ग्रेफाइट एवं बेरियम, इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट एवं बेरिलियम का प्रयोग मंदक के रूप में आजकल किया जा रहा है। आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में सामान्यतः हल्का जल, जो संवर्धित जो एनरिच यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ हल्का जल यानी नॉर्मल H2O का ही प्रयोग मंदक के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, अगला, नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित में से किससे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में? तो देखो, ग्रेफाइट को और साधारण जल दोनों को। इसमें B और D दोनों ही सही हैं। ग्रेफाइट भी होता है। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल और साधारण जल का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाला शुद्धतम पदार्थों में से एक है।
अत्यधिक तापमान पर भी यह अपने गुण को बनाए रखता है। तथापि आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में साधारण जल, ठीक है, पहले में ग्रेफाइट वगैरह होता था, D2O होता था, लेकिन अभी H2O ओनली, है ना। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्या होता है भैया, विमंदक की तरह काम करता है। ओके, चलो अगला देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में किसे मंदक के रूप में प्रयोग होता है, तो भारी जल होता है और सादा जल, भैया दोनों होते हैं, भारी और सादा दोनों होते हैं। जो परंपरागत होते हैं भारी जल, उसमें अभी जो संवर्धित यूरेनियम यूज कर रहे हैं उसमें नॉर्मल जल। FBTR है ना, क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, टेस्ट रिएक्टर होता है। तो बिजली उत्पन्न करता है किससे, विखंडन प्रक्रिया से करता है ना भैया, ये विखंडन से करता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए जो विखंडन प्रक्रिया यूज करता है, विखंडन, है ना। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। मतलब ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है भाई, जितना पदार्थ वो यूज कर रहा है ना, ऊर्जा उत्पन्न करने के, उससे ज़्यादा पैदा कर देता है, इसको होते हैं ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीड कर रहा है मतलब। एक ब्रीडर रिएक्टर ऐसा नाभिकीय रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में जितना विखंडनीय पदार्थ व्यय करता है उससे अधिक उत्पन्न कर देता है। इंपॉर्टेंट इसलिए उससे ज़्यादा पैदा कर देता है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स PHWRs निर्यात करने की स्थिति में इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी। देखो इसके हिसाब से कोई भी क्षमता नहीं है ना, जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से कोई नहीं है। 220 मेगावाट अथवा 540, यही बनते हैं। 220 540 मेगावाट क्षमता के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का निर्यात करने की स्थिति में आ गया भारत अभी, ठीक है, विदेशों को। तो भारत की ओर से ये बयान परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन थे श्री कुमार बनर्जी 2010 में वियना में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 54वीं बैठक में दिया गया था। तो कौन कौन सी, 220 और 540, लेकिन करंट का क्वेश्चन था, अब नहीं आएगा ये, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। तो भैया इंपॉर्टेंट है कुरनकुलम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक कुरनकुलम की सबसे टॉप पे है। तारापुर की संयंत्र की कुल क्षमता 1400 मेगावाट। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक में, ये 880। काकरपारा कहाँ है, गुजरात में, इसकी कितनी है, 440। और कुरनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में, कितना है, 2000। उसके बाद तारापुर सेकंड पे 1400, ठीक है, कुरनकुलम 2000। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था, क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 18 मई 1974 को किया। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, कौन कौन से, P5 जो हैं, है ना, उनके अलावा किसी अन्य राष्ट्र द्वारा किया गया पहला पुष्टि नाभिकीय परीक्षण था, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया, 11 मई 1998। वो क्या था, 14 मई 1974, और ये 11 मई 1902 हुए थे यहाँ, 11 और 13 मई को हुए थे 1998 में। पोखरण टू जो है ऑपरेशन शक्ति, इसका कोड था, के तहत राजस्थान के वहीं पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। प्रथम तीन तो 11 मई को किए गए, टोटल 5 थे। पहले 3 किए गए 11 मई 1998 को, और अन्य 2 किए गए थे 13 मई 1998 को, ठीक है। ये था ऑपरेशन शक्ति। अगला, मई 1998 पोखरण में भारत में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में, राजस्थान में, ठीक है जी, राजस्थान के जैसलमेर जिले में, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। ओके, आप लोगों को मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, हमारा चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के लिए सफल लैंडिंग हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश, विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये अपनी अचीवमेंट को आप लोग देखिए, मैंने उसमें बहुत ब्रीफ बताया, और उससे क्वेश्चन बनने की आशा है, उससे क्वेश्चन बनना ही है, देखना आप हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आप उस वीडियो को देखिए, आपके किसी भी एग्जाम में वो हेल्प करेगा, 1 1.5 साल 2 साल तक वो हेल्प करेगा। और इवन मैं कह रहा हूँ आगे तक भी, क्योंकि पहला देश बना है, वर्ल्ड में पहला देश बना है भारत, इसलिए कोई भी एग्जाम में आने की संभावना 99.9 है। ओके, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, ये लाइव में पड़ी होगी, आप देखिए, इसी में पढ़िए चैनल पर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ब्रीफ बताया मैंने और बहुत सब कुछ बताया। ओके, थैंक यू सो मच।